वेलकम टू ज़ेन स्टडी। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो कि आज के न्यूज़ में हैं और इससे हम क्या सीख सकते हैं फॉर आवर जनरल स्टडीज़ वो हम लोग जानेंगे। तो जो आज सबसे बड़ा इशू है जो फ्रंट पेज पे है दोनों इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में, वो है आशा किरण की घटना जहाँ पे 14 इनमेट्स का देहांत हो गया। तो इस इशू को जानते हैं कि क्या क्या इसमें लैकुनास थे इन द शेल्टर होम और कैसे ये एक राइट्स का इशू बनता है। सो लेट्स बिगिन। तो 14 पीपल डाइड ड्यू टू सब इनएफिशिएंसी इन द गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो क्या क्या रीज़न निकल के आए बाय द रिपोर्ट। पहला है स्टोमक एलिमेंट और जो सबसे कॉमन था, और दूसरा है ब्रीदिंग इश्यूज। तो ये सारा एविडेंस हम लोग को तब मिलता है जब रिपोर्ट पब्लिश हुआ, जब रिपोर्ट मांगा हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कि आप बताइए कि ये सारे डेथ्स क्यों हैं और लिविंग कंडीशन वहाँ पे शेल्टर होम में क्या है। तो ये रिपोर्ट में निकल के आया है कि 14 लोगों की जो जान गया है उसमें से बहुत लोगों को ब्रीदिंग इशू है। तो दैट मीन्स कि जुलाई के महीने में जब ह्यूमिडिटी अपने हाइट पे होता है उस समय इतना ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गया था उस हाउस का या उस शेल्टर होम का कि नेचुरल ब्रीदिंग इश्यूज होते भी हैं। हमारे घर में भी जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं दे फील ब्रीथलेस व्हेन देयर इज हाई ह्यूमिडिटी। तो शेल्टर होम और प्रिजन में ये कंसर्न बहुत कांस्टेंट रहता है कि ओवर क्राउडिंग की वजह से ब्रीथलेसनेस या ब्रीदिंग इश्यूज बहुत कॉमन है। और ओवर क्राउडिंग के कारण जो इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो सकते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन वो भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टोमक एलिमेंट लंग्स इन्फेक्शन ये बहुत कॉमन है। ओवर क्राउडिंग जहाँ भी होगी, हम लोग कहीं भी किसी भीड़ भड़के वाले इलाके में जाते हैं तो वी गेट फ्लू फ्रॉम दैट एरिया। तो ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। और प्रिजन और जहाँ भी एक इनमेट जैसा सिचुएशन होता है वहाँ पे ऐसा पेशेंट्स या प्रिजन इनमेट्स फेस करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें मेजर क्या इशू है और हाईकोर्ट ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है हाईकोर्ट का। तो पहला तो रिपोर्ट पे है कि रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि देयर इज लैक ऑफ स्पेशलिस्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस इनमेट्स, या उनका ध्यान रखने के लिए भी स्पेशलिस्ट जो नीड होता है वो नहीं है। जैसे कि साइकेट्रिस्ट सिर्फ एक ही है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ एक ही है, फिर चाइल्ड इनमेट्स भी हैं जिनका ध्यान रखने के लिए स्पेशल नीड होता है वो भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। दैट एसेंशियली मीन्स कि वी आर नेग्लेक्टिंग आवर ओन सिटीजन जो कि मेंटली सिक हैं या दे नीड सम केयर एंड ट्रीटमेंट। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि हाउ इनएफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्योंकि हम लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन के नेग्लिजेंस के कारण किसी का राइट्स का हनन हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि दिस इज ग्रॉस मिसकंडक्ट एंड इट इज लाइक प्रॉपर नेग्लेक्ट ऑफ द इनमेट्स। तो इसको हम लोग एग्जैक्टली डिफरेंट वे में देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो एक आध एक्शन होगा एंड दैट विल बी इट। बट व्हेन इट कम्स टू सेम इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग इन ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, तो बहुत सीवियर एक्शन लिया जाता है। लाइसेंस कैंसिल होता है डॉक्टर का, बिल्डिंग को सील लगा दिया जाता है, हॉस्पिटल को सील लगा दिया जाता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हम लोगों ने पूरा नहीं किया होगा उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऐसा कोई भी अकाउंटेबिलिटी का मेजर नहीं दिखता है कि किसी बच्चे का डेथ हुआ या किसी लोगों का डेथ हुआ तो क्यों हुआ है, और उसका कोई ना कोई फिक्स अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। तो प्राइवेट डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि वी शुड हैव सर्टेन अकाउंटेबिलिटी विच इज़ इक्वल फॉर बोथ ऑफ देम। और ये एक तरह से सही भी है बिकॉज वी नो कि इंडिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन अभी भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाता है फॉर गेटिंग ट्रीटमेंट। तो इस चीज़ को अगर हम लोग इस ढंग से समझें कि क्यों ऐसा है, तो इट इज़ ग्रॉस नेग्लेक्ट। और नेग्लेक्ट यहाँ तक है कि देयर इज़ अ लॉ, स्पेसिफिक लॉ फॉर मेंटल हेल्थ केयर दैट वॉज पास्ड इन 2017। वो लॉ के आने के बावजूद भी द वेरी सेम इंस्टीट्यूशन जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है टू सेट द स्टैंडर्ड्स हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ केयर के लिए, दे आर themselves neglecting the basis of the act।
और मेंटल हेल्थ केयर में एक कंडीशन था कि व्हाट ऑल द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर प्रिंसिपल विल स्टे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दीज पीपल. द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज नॉट टेकिंग दोज लॉज सीरियसली. और मे बी इसीलिए है बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क में वो लोग परफेक्ट नहीं है और जितना रिक्वायर्ड साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिशियंस चाहिए उन लोगों ने उस पोजीशन को वेकेंट ही छोड़ दिया. तो इसे ये दिखता है कि हाउ देयर इज अ डिसरिगार्ड फॉर राइट्स एंड डिसरिगार्ड फॉर मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस. अब लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है मुल्ला पेरियार डैम, जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है फॉर सम रीज़न. हमेशा मॉनसून के टाइम पे ये न्यूज़ में वापस आता है. अब देखते हैं कि अभी ये क्यों न्यूज़ में है. तो पिछले 2 दिन से इंटरनेट पे ये र्यूमर्स इमेजेस के फॉर्म में बताया जा रहे हैं कि मुल्लापेरियार में डैम में बेंड है एंड द डैम इज अबाउट टू ब्रेक. ये इंस्टेंस हर मॉनसून सीजन में होता ही है. सैटेलाइट इमेज को फोर्स करके वो लोग कुछ को शो करते हैं. सो क्रेडिबिलिटी कुड नॉट बी असर्टेंड बिकॉज ये एलिगेशन इसलिए लगते हैं बिकॉज देयर इज जेन्युइन फियर अमंग्स द पीपल बिकॉज द डैम इटसेल्फ इज अबव 100 years ओल्ड. और ये डैम 1900s के भी पहले बना था और ये 1000 year का लीज पे है फॉर तमिलनाडु. ये डैम केरला में है और इसके वाटर तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है. और ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज जो तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्टर्न घाट की लीवार्ड साइड में है और जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो वेस्टर्न घाट्स में बहुत बारिश होती है और वो पानी वेस्ट फ्लो करके पेरियार रिवर के फॉर्म में अरेबियन सी में चला जाता था. तो इंजीनियर्स फाउंड अ वे कि हम लोग यहाँ डैम बनाते हैं और जो वाटर स्कैर्स रीजन है तमिलनाडु का वहाँ हम लोग ये पानी को डाइवर्ट कर देंगे. उस समय उन लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया एंड दैट डैम इज स्टिल देयर और डैम इज 100 years ओल्ड. तो ये डैम केरला में है बट उसका मैनेजमेंट और उसका वाटर का मैनेजमेंट तमिलनाडु के पास है. बट केरला को हमेशा ये लगता है कि डैम इज इन वीक स्टेट, इट इज़ वीक और कभी भी कोई अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस होगा तो वी विल बी एट ऑड्स विद दैट कैटास्ट्रॉफी. हमारे जनता, हमारे लोग केरला के वे विल सफ़र द ब्रंट ऑफ इफ द डैम अनफॉर्चुनेटली ब्रेक्स. तो रिसेंटली पार्लियामेंट्री डिबेट्स में भी ये बात उठी थी फॉर डैम सेफ्टी और इस पर कुछ मेजर्स भी लिए जा रहे हैं बिकॉज देयर इज अ डैम सेफ्टी एक्ट जिसमें पूरा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है कि डैम सेफ्टी को कैसे हम लोग रेगुलेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे और कहीं भी वीकनेसेस होगा तो वी विल फिल इन द गैप्स. तो पार्लियामेंट में ये डिबेट वापस से शुरू हुआ है. इस बार ही हुआ कि डैम वीक हो रहा है और एन ऑनरेबल MP went on to label it as a water bomb. तो ये इशू इसलिए भी है क्योंकि हर साल ये हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज इरेटिक मानसून में इंटेंसिटी और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. तो एनी अनफॉर्चुनेट डे दिस कुड हैपन. ये उनका बहुत सीरियस डाउट है कि एनी अनफॉर्चुनेट डे दिस कुड हैपन कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी एंड डैम वोंट बी एबल टू कलेक्ट ऑल द वाटर एंड इट विल सिंपली ब्रेक. तो इस चीज़ को सही करने का एक ही तरीका है जो केरला सजेस्ट करता है और ये बात पब्लिक डिबेट में भी है कि वी शुड बिल्ड अ न्यू डैम. न्यू डैम बिल्ड होने पे तमिलनाडु को बहुत इशू है बिकॉज इट वुड नेगेट द 999 years ऑफ लीज ऑन द एग्जिस्टिंग डैम. वो फिर वाटर शेयरिंग का फॉर्मूला में आ जाएगा एंड दे विल हैव टू मेक सम अरेंजमेंट फॉर देमसेल्व्स जो कि तमिलनाडु नहीं चाहता है. तो ये काउंटर एलिगेशन लगता रहेगा और इस सेफ्टी नेट को प्रॉपर मॉनिटर करना है बिकॉज ऑफ द डेवास्टेशन दैट वी हैव सीन विद रिगार्ड टू वायनाड. अब हम लोग एक न्यूज़ पे आते हैं जो कि एक टाइटल बनता है फॉर द रिसेंट पार्लियामेंट्री डिबेट्स. तो अपोजिशन मेंबर्स का ये डिमांड था कि देयर शुड बी ब्रॉड डिस्कशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. और उनका ये अब एलिगेशन है कि गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन कोऑपरेशन मिनिस्ट्री. पहले उन लोगों का डिमांड था फॉर होम मिनिस्ट्री, नाउ दे हैव शिफ्टेड टू कोऑपरेशन मिनिस्ट्री. तो उनका ये एलिगेशन है कि पहले आप
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे बातचीत करने में नहीं बात करना चाहा था ट्रेजरी बेंच, दैट मीन्स द गवर्नमेंट, और अब आप कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग इससे पॉलिटी में क्या सीखते हैं कि किसी मिनिस्ट्री के लिए बात करना, पार्लियामेंट इज नॉट द ऑप्ट प्लेस टू हैव अ डिस्कशन ऑन एनी मिनिस्ट्री। यू मे डिस्कस अ सर्टेन पॉलिसी ऑफ दैट मिनिस्ट्री, बट मिनिस्ट्री का फंक्शनिंग बात करने का वो फोरम नहीं है। इसी के लिए फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एनी मिनिस्ट्री या एनी स्पेसिफिक स्कीम पार्लियामेंट्री कमिटीज बनी है। तो द ऑब्वियस टाइम, द टाइम allocated should have been used for healthy debates of regarding a policy measures of any given ministry। तो ये सिर्फ काउंटर एलिगेशन लगाने के लिए, न्यूज़ में आने के लिए ठीक है, बट इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू बिकॉज पॉलिटी में इसके पहले से ही प्रोविजंस बने हुए हैं। और इसे हम लोग ये देखते हैं कि एक न्यूज़, इसी न्यूज़ में एक मज़ा चीज़ देखने को मिली कि लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो इट वॉज इन 2016 इन लोकसभा एंड 2015 इन राज्यसभा। दैट एसेंशियली मीन्स कि 8 साल के बाद ऑपोजिशन को याद आया है कि वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग वन स्पेसिफिक मिनिस्ट्री। अगर ये नॉर्म है तो दे शुड बी डिस्कसिंग एनी मिनिस्ट्री, वॉट एवर हुम एवर मिनिस्ट्री दे वॉन्ट फॉर वॉट एवर टाइम दे वॉन्ट, बट ये रिकरिंग होना चाहिए। दे शुड मेक दिस एज अ कन्वेंशन कि हम लगभग हर सेशन में जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। बट ये ऐसा नॉर्म वो फॉलो इसलिए नहीं किया जाता है बिकॉज वी हैव पार्लियामेंट्री कमिटीज जो इस चीज़ को डिस्कशन करते हैं। अब एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर का, तो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने ये कहा कि बांग्लादेश कैन हैपन हियर, सेज द नेम ऑफ द ऑनरेबल जेंटलमैन, बीजेपी कॉल्स हिम एनार्किस्ट। तो ये काउंटर एलिगेशन बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में लगाया जा रहा था, बट ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वी शुड नॉट इवन डिबेट अबाउट इट बिकॉज किसी भी पॉलिटिकल कू के लिए और इनफैक्ट एनी ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट के लिए यू नीड मिलिट्री बैकिंग। आर्मी जिसको बैक करेगी वो पार्टी पावर में आ जाएगी, जहाँ पे भी ये ट्रेडिशन चलता है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत कॉमन है। इंडिया इज एन एक्सेप्शन बिकॉज आवर आर्मी इज एक्सट्रीमली अपोलिटिकल, दे डोंट इंटरफेयर इन एनी पॉलिटिकल हैंकरिंग। सो ये एलिगेशन इंडिया में कभी पॉसिबल नहीं है इन आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट पे जाते हैं आज के एडिटोरियल पे, जो द मैन हिमसेल्फ माधव गाडगिल ने लिखी है। तो इनके नाम पे कमिटी है, वी ऑल नो इट, और ही हैज़ गिवन अ वेरी ब्रॉड पिक्चर कि हाउ शुड वी गवर्न द रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, जो कि अब प्रोन होता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी। तो ही सेज इट इज हाई टाइम वी बिगिन टू टेक stringent actions to protect nature and empower institution of decentralizing democracy. So he has still stayed to the basic principle. If you want to protect an ecology, you need to have participation of local communities. But there is a catch in Western Ghat especially. जो लोग वहाँ रह रहे हैं, they have economic interest in those ecology. उनका लाइवलीहुड उस इकोलॉजिकल इंक्रोचमेंट पे ही बना है। तो हाउ शुड वी गेट आउट ऑफ इट? ही हैज़ वेरी डिसेंट एंड वेरी अप्रोप्रिएट सजेशन, बट इसको चैलेंज इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बार चैलेंज आया है और आगे भी आएगा until unless we learn from mistakes. तो पहला है कि ही नरेट्स अ स्टोरी ऑफ 2019 जहाँ पे सेम तरह के लैंडस्लाइड हुए था और ही वेंट ऑन टू सी दोज sites himself. What he saw was, he wrote it very clearly that it's shown the landslide has punished the tea plantation. और टी प्लांटेशन इरोड हो चुका है, और जो सबसे ज़्यादा फिजिकल डिस्ट्रक्शन है किसी हाउस का वो है उन लेबर्स का जो कि टी प्लांटेशन में काम करते हैं। ये उनका आंख से देखा हुआ हाल है, ही इज नरेटिंग दिस इन द एडिटोरियल। अब उनका एक स्पीशीज का नाम उन्होंने लिया है, आई हैव मार्क्ड इट इन रेड सो दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स।
सो यू शुड नो दिस स्पीशीज बिकॉज प्रीलिम्स में भी वो पूछ सकते हैं कि ये किस जोग्राफिकल रीजन से आता है. तो व्हाट ही इज नरेटिंग इज ही सॉ कि लैंडस्लाइड में एक स्पेसिफिक एंडेमिक वैरायटी है फिस्कस बेडुनिमी. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. तो इट स्टूड द लैंडस्लाइड, बट जो आर्टिफिशियल प्लांटेशन था इकोलिप्टस का, इट वॉज इरोडेड, इट वॉज फ्लैटनड आउट. तो इससे ये पता चलता है जो एंडेमिक प्लांट्स होंगे, एंडेमिक स्पीसीज रहेगा, वो किसी भी जोग्राफिकल रीजन का उसका वो एंडेमिक स्पीसीज है एंड इट विल सस्टेन एनी नेचुरल कैलामिटी जो हम लोग फेस करते हैं या वो रीजन फेस करता है. तो ही गोज ऑन टू नरेट कि ये इकोलॉजिकल इंक्रोचमेंट हुआ कैसे. तो ऑब्वियसली colonial economy created this imbalance. तो colonial mindset में ट्री प्लांटेशन लगाना था, ट्री प्लांटेशन को मेंटेन करने के लिए लेबर चाहिए थे, तो उन लोगों ने पूरी इकोनॉमी इसके आसपास बनाई. इकोलॉजिकल इंक्रोचमेंट वहीं से शुरू हुआ. अंटिल देन द कम्युनिटीज इन द फॉरेस्ट एंड विलेजेस हैड एब्सोल्यूट हार्मनी विद द रीजन. तो जब ये हो जाता है और लेटर ऑन जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाता है, डिपेंडेंस हो जाता है रीजन से, तो फिर वो कहानी चलती रहती है. बिकॉज जब ये ट्री प्लांटेशन आया था तो क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ इशू नहीं था, फॉसिल फ्यूल उतना बर्न नहीं हुए थे, और क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी वॉज अनहर्ड ऑफ, या फिर इंटेंस रेनफॉल का कोई सिनेरियो ना था. तो इवन द टी प्लांटेशन वॉज इन साइलो सफिशिएंट टू सस्टेन इवन वी हैड इंक्रोच. बट क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम रेनफॉल और ट्री प्लांटेशन जो टोपोग्राफी चेंज किया है, जो एंडेमिक स्पीसीज को हटाया है, उसके चलते ये सारी चीज मिक्स होके इट हैज मेड ट्रांसपायर्ड इनटू अ सीरियस कैटास्ट्रोफी. तो व्हाट ही सॉ इज जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, अभी भी डिस्ट्रक्शन जो सबसे ज्यादा हुआ है वो लो इनकम ग्रुप्स जो कि ट्री प्लांटेशन के इर्द गिर्द लेबर का काम करते हैं, या वो सब जो छोटे छोटे दुकान चला रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ. और जो रिजॉर्ट्स है वो तो बिजनेस ओन कर रहे हैं वहाँ पे, दे डोंट लिव देयर. जो लाइवलीहुड था रिजॉर्ट में एम्प्लॉयज़ का, उनका लाइवलीहुड चला गया. तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा किसी भी कैटास्ट्रोफी में. द मोस्ट ब्रूटली हार्म्ड पर्सन वुड बी फ्रॉम द लोएस्ट इनकम क्लास. एंड नाउ व्हाट ही इज सजेस्टिंग एज अ सॉल्यूशन कि पहला तो वी हैव टू एजुकेट द पीपल इन केरला सो दैट दे वुड नो कि क्या क्या इकोलॉजिकल इंक्रोचमेंट उन लोगों ने किया है, जाने में है या अनजाने में. और ये हो नहीं पाता है गवर्नमेंट का कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन, अगर वो कुछ भी इंक्रोचमेंट हटाना चाहती है या इकोलॉजी वापस से रिस्टोर करना चाहती है, बिकॉज लाइवलीहुड इतना इंटरेस्ट है. और केरला का पॉलिटिक्स इट वोंट अलाउ टू चेंज द स्टेटस को जो कि इंक्रोचमेंट हो रहा है. तो उनका ये सजेशन है कि वी शुड गेट एजुकेटेड इन दिस अबाउट द रियलिटीज. उसके बाद जब ये नॉलेज नो हाउ आ जाएगा तो बॉटम अप्रोच प्रोसेस से ही इस चीज़ को हम रिजॉल्व कर पाएंगे. तो डिसीजन मेकिंग व्हाट ही सेइंग इज डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में वी हैव टू इंक्लूड द ग्राम सभा एंड मोहल्ला सभा फॉर इकोलॉजिकली सेंसिबल डिसीजन मेकिंग फॉर एनी चेंज इन द टोपोग्राफी ऑफ द रीजन. अब नाउ ही वेंट ऑन गोज ऑन टू से कि देयर इज ऑलरेडी 13-year डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन, और हर बीते साल के बाद क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग विल इंटेंसिफाई. द वेदर इवेंट विल इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. ये हम लोग देखते आ रहे हैं. तो और इनफैक्ट ही गोज ऑन टू से कि इन वेस्टर्न घाट्स द नंबर ऑफ लैंडस्लाइड हैज इंक्रीज 100 times. तो ये ही हैज एट्रीब्यूटेड कि वी हैव टू गो ऑन टू एम्पावर पीपल बाय एजुकेटिंग देन. उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग होगा दैट विल बी मच मोर अप्रोप्रिएट. बिकॉज अभी जो टास्क लिया जा रहा है, एक डायरेक्टिव निकलता है, एक कंसल्टेशन होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, फिर स्टेट कुछ पब्लिश करती है, फिर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और वो स्टेटस को बना रहता है. लास्ट 4 years से हम लोग ही देखते आ रहे हैं. तो वी हैव टू ब्रेक द चेन, वी हैव टू गो गिव द इंफॉर्मेशन कि हाउ वी आर इंक्रोचिंग, वी हैव टू सी कि क्या क्या प्रॉब्लम चेंज कर सकता है
for changing all the mismanagement we have done in the region. अब एक सोशल एडिटोरियल जो बिबेक डेबरॉय जी ने लिखा है, एंड इट इज समवट पेंट्स अ ग्रेट पिक्चर, या फिर कि हम लोग वी आर प्रोग्रेसिंग इन एज अ सोसाइटी. तो द एडिटोरियल इज अबाउट विच क्राफ्ट एंड विच ब्रांडिंग. मेजरली ये एडिटोरियल उस पर. तो विच ब्रांडिंग हमेशा से एक इशू रहा है. तो देयर इज स्पेसिफिक लॉज अगेंस्ट विच ब्रांडिंग, कि अगर आप किसी को विच का नाम देते हैं या चुड़ैल या डायन बुलाते हैं तो इसके अगेंस्ट सीरियस ऑफेंस इसको माना गया है इवन इन आईपीसी. और स्पेसिफिक स्टेट लॉज, स्पेसिफिकली ईस्टर्न इंडिया में बहुत स्पेसिफिक स्टेट लॉज हैं. उसमें नेमली झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, इन सब स्टेट्स में स्पेसिफिक लॉज है कि यू कांट डू दिस, देयर विल बी पनिशमेंट फॉर दिस. And he goes on to name some legendary fiction, adventure fiction novels, Harry Potter, Wizard of the Oz, and he goes on to say very amazing thing that branding a witch or witch का होना, it is like a medieval thing for human beings. हर एक society में, be it Western, be it Indian, be it South American, even now there is some level of branding of witch या witch का नाम यूज होना. ये बहुत कॉमन है और सभी कल्चर में दिखाता है कि ऐसा था. बट द हॉरेंडस पार्ट इज वी आर कमिटिंग सोशल क्राइम इन इंडिया बाय विच ब्रांडिंग, एंड द वेस्ट हैज पब्लिश्ड नॉवल ऑन द सेम इशू एंड encouraging a literary genre or out of it, like they are making money out of it and we are committing social crime of the same issue. So he goes on to state a name of a legendary person. उनको पद्मश्री मिला था, and he goes on to say कि बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, but every kid knows about Harry Potter. That's the irony he is stating. Now he goes on to say कि this is a global phenomena even now. Even now there is social crime in Europe and USA, even in India, कि ऐसा होता है. तो इसमें ऐसा नहीं कि इट इज़ यूनिक फॉर इंडिया, ये ग्लोबल फिनोमेना है. तो पहला तो है कि इट इज़ द होल प्रैक्टिस इज बेनोवलेंट, ही स्टेट्स इट वेरी क्लियरली, बट उसका प्रोपगेशन या चीज़ों को अच्छी तरह नहीं समझने के कारण इट इज़ स्टेटेड कि ये गलत है या सही नहीं है. इट इज़ नॉट इमोरली करेक्ट. तो इट इज़ बिकॉज ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रैक्टिस देयर इज लो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. और स्पेशली women are targeted in this witch branding because they are physically weak. It is easier to assault a woman than assault a man. तो ये सोसाइटी का एक नॉर्म रहा है, बट यही काउंटर हम लोग देखें कि सेम अप्लाइज फॉर मेन टू, कि अगर किसी को चोर बुला के उसको मारने लग जाए तो पीपल विल एग्री कि हाँ ये चोर होगा. तो ये सेम चलता है फॉर डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट तरह का क्राइम या सोशल क्राइम. वो हम लोग सोसाइटी में ऐसा ब्रांडिंग चलता है. दैट्स अ नॉर्म फॉर अस. तो ही गोज ऑन टू स्टे कि देयर आर सम ग्रेट इनिशिएटिव इन सम स्टेट्स, कि आसाम में एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट प्रहारी, और झारखंड में प्रोजेक्ट गरिमा, जो कि इस चीज़ को चैलेंज करता है अपफ्रंट अमंग्स द कम्युनिटी. और ही गोज ऑन टू से कि अभी भी क्रिमिनल लॉज में देयर आर सम लैक्यूनास, कि अभी भी वो लॉ कंप्लीट नहीं है टू गिव जस्टिस और टू एटलीस्ट पॉज दिस सोशल इविल फ्रॉम हैपनिंग. तो ही गोज ऑन टू से कि वी आर सोशली प्रोग्रेसिंग, क्योंकि ये बहुत नॉर्म, बहुत कॉमन था किसी ज़माने में, और स्पेशली टारगेटेड था वीकर वुमेन, विडो या ओल्ड लेडी, जिसमें प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से किसी को ब्रांड करके उसका प्रॉपर्टी हड़पने का एजेंडा रहता है लोगों का, आज भी रहता है. तो वी आर सोशली प्रोग्रेसिंग, बट देयर इज वी आर स्टिल माइल्स टू गो. दैट्स द ओनली आर्ग्यूमेंट ही इज पुटिंग फोर्थ. इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाला है कि सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इनिशिएटिव इज, फ्रॉम दिस एडिटोरियल इज, कि देयर इज सोशल प्रोग्रेशन, और अब ये चीज़ें कम हो रही हैं और लोग इससे अवेयर हो रहे हैं कि ऐसा करना
एक सोशल क्राइम है, एक ह्यूमन क्राइम तो है ही। दूसरा कि स्टेट इसमें इंटरवेंशन, इस पे स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक लॉ लेके आता है फॉर क्रिमिनल इंटरवेंशन। और तीसरा कि स्टेट स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर मेकिंग सम इम्प्रूवमेंट इन द टू रिमूव दिस सोशल इविल। तो और मेन टारगेट विमेन इसलिए होते हैं, वी हैव टू नो कि दे आर इजी टारगेट फॉर एनी सोशल क्राइम। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिम्स्टेक। तो एक देयर इज़ अ जनरल रिक्वायरमेंट कि बिम्स्टेक को अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए इन इकोनॉमिक टर्म्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए अमंगस्ट ऑल द पार्टनर्स, और इससे एक लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरे रीजन का, और हम लोग अपने अपने स्ट्रेंथ को एड कर पाएंगे एक दूसरे के स्ट्रेंथ को, और एक कलेक्टिव इकोनॉमी बनाने का पहला स्टेप होगा। अभी इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि हैवी बाइंग DIIs ऑफसेट सर्ज इन FPI आउटफ्लोज। ये न्यूज़ उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समझने के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि रिसेंटली अमंगस्ट द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, वेल्थिएस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट स्टार्टेड विड्रॉइंग सेलिंग सम स्टॉक, और युआन का और येन का सेलिंग भी हो रहा था। तो इट क्रिएटेड अ जनरल टेंडेंसी कि पीपल all the people in the world started disinvestment from their personal account from stock equities, और ये ट्रेंड ट्रिगर कर दिया बहुत सारे चीज़। जापान में कुछ सेलिंग हुआ, और एक ग्लोबल इन्वेस्टर के सेलिंग से एक चेन चल गया, जो कि इंडिया में हम लोग उसको देखते हैं। तो जनरल ट्रेंड है कि जो FPI होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो इन बल्क इंडिया के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और जब भी कुछ ग्लोबल चेंज आता है तो दे स्टार्ट विड्रॉइंग दैट मनी, बिकॉज किसी भी अनसर्टेनिटी में एनी इंडिविजुअल वुड वांट मनी इन देयर पॉकेट्स, नॉट इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। तो पीपल वुड वांट लिक्विड कैश। तो ये जनरल ट्रेंड होता है। ये ट्रेंड अभी देखा गया कि ऐसा कुछ हुआ। तो FPIs जो बिग इंस्टीट्यूशन है फॉरेन, वो डायरेक्टली इंडिया में थ्रू इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो पैसा विड्रॉ करते हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता था, बट अब रिसेंट फिनोमेना में कभी FPI आउटफ्लो होता है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से, जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जिनके पास, इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिनके पास ठीक ठाक कैपिटल है, दे स्टार्ट बाइंग दोज पर्टिकुलर स्टॉक्स, या ट्रेंड चेंज करने में उनका हाथ रहता है। तो अगर मार्केट सेंटिमेंट्स पे जाए तो FPI चला जाता है तो रुपी पे भी प्रेशर आता है, बिकॉज रुपी का डिमांड गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा रुपी फ्लड हो जाएगा मार्केट में, बिकॉज सेलिंग होगी तो यू हैव टू गिव देम बैक देन इन डॉलर्स, और डॉलर्स देने के लिए यू नीड रुपी। तो ये स्कीम चलते चलते रुपया पे भी प्रेशर पड़ता है। बट अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग हो गए हैं रिलेटिवली पहले के कंपैरिजन में कि वो इस चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं। तो हम लोग इस चीज़ से ये सीखते हैं कि वी नीड फॉर बेटर capital markets and for better efficient growth we should not entirely rely on foreign investment। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, कैपिटल इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और वो हो भी रहे हैं ग्रेजुअली। बट हम लोग इससे ये सीखते हैं कि अगर वी हैव स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, तो ग्लोबल फिनोमेना में अगर कुछ उथल पुथल चल रही है तो दे विल एक्ट एज ए शील्ड, कि वो सेम परसेप्शन, सेम इमोशन इंडियन मार्केट्स में ना आए। बट हम लोग यहाँ एक चीज़ क्वेश्चन करना है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल शुड बी मेड प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। चीप कैपिटल कुछ ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाता है। हम लोग बेसिक इकोनॉमिक स्टडीज़ हम लोग यही समझ पाते हैं, और सेम अप्लाइज होता है कैपिटल मार्केट में भी, इन्वेस्टमेंट में भी ये होता है कि इफ़ यू गेट लार्जर इन्वेस्टमेंट तो उसका आउटकम उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा जहाँ पे आपको कम कैपिटल मिले एंड यू हैव टू प्रोड्यूस अ ग्रेट गुड। तो दैट वुड एंड आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।